हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर थर्ड एपिसोड। हम आज डिस्कस करेंगे कि हेयर लॉस के आज के वर्ल्ड में साइंटिफिक एविडेंस के साथ क्या क्या ट्रीटमेंट्स है, उसका क्या साइंटिफिक बेसिस है और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। हमने फर्स्ट एपिसोड में ये देखा था कि आपकी हिस्ट्री कैसे अफेक्ट करती है। सेकंड में ये देखा कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होते हैं। और अभी हम थर्ड एपिसोड स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में हमारे जो स्पेशल गेस्ट है, बहुत सालों के बाद आए हैं, डॉक्टर धनंजय चौहान सर, उनके साथ बात की थी और आज भी हम वो कंटिन्यू करेंगे। तो वेलकम बैक सर। थैंक यू। नमस्ते। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हेयर लॉस के जो ट्रीटमेंट्स है आज के वर्ल्ड में वो क्या क्या है, उनके प्रोज और कॉन्स क्या है और वो हम क्यों करते हैं, उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। जो मेन कैटेगरीज है, दो आते हैं, एक मेडिसिन होते हैं और वो प्रोसीजर्स होते हैं। दोनों का अपना अपनी जगह पे अपना अपना इम्पोर्टेंस है। मेडिसिन में अगेन दो टाइप के होते हैं, जो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है वो, एंड देन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। प्रोसीजर्स में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, स्टिमुलेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, थोड़े इन्वेजिव कुछ होते हैं, कुछ बहुत ही कम लेवल पे इन्वेजिव होते हैं। सो ये ओवरऑल सिचुएशन क्या है। आज अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है, आप क्या क्या पेशेंट को गाइड करोगे इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट्स? बाल्डनेस के लिए या मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए पहले बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं थी, लेकिन ये कुछ साल पहले यानी इन 1980s में, सेकंड हाफ ऑफ 1980s में मिनॉक्सिडिल नाम का ड्रग है। वो ड्रग क्लिनिकली इफेक्टिव हो के बाल्डनेस में यूज़ करना, उसको यूएस एफडीए ने अप्रूव कर दिया और वो लगाने वाला ड्रग आ गया। देन उसके बाद एंड ऑफ 1990 उस टाइम पे फिनास्ट्राइड नाम का ड्रग आ गया, जो टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलाव होता है, उसके एंजाइम्स को ब्लॉक करने वाला। तो यूएस एफडीए अप्रूव सिर्फ ये दो मेडिसिन है और बाकी सारी चीज़ें हैं। इतने सालों में बहुत ज़्यादा कोई नए ड्रग्स नई ये विच आर सेफ, इफेक्टिव और टाइम टेस्टेड और जिसके बहुत सारे ट्रायल्स हो गए हैं, बहुत सारे लोगों पे किया है उसका यूज़ और इफेक्टिव है उतने ही लेवल पे, ऐसे कोई ड्रग्स नहीं आ गए। लेकिन ये सारी एरियाज में हेयर लॉस का जो मेन रीज़न है एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस का, उसके बारे में और हेयर बायोलॉजी के बारे में बहुत सारा ये हो गया। एंड वो सारा पैथोफिजियोलॉजी और उसी हिसाब से ध्यान में आ गया कि सिर्फ जेनेटिक और फैमिलियल और ये डीएचडी इतना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन बहुत सारे अदर ये है फैक्टर्स है जो हेयर लॉस को बढ़ाते हैं। जेनेटिक जो ट्रेंड है उसको, वो जीन्स को एक्सप्रेस होने में, वो सारे फैक्टर जल्दी एक्सप्रेस करने में ये। आफ्टर ऑल हेयर लॉस ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की जो लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन इसका जो साइको सोशल लेवल पे या खुद के सेल्फ स्टीम में, कॉन्फिडेंस पे जो कुछ बदलाव होता है, उसमें थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता है। आजकल अन्न वस्त्र निवारा, ये जो हमारी 3 मूलभूत जो रिक्वायरमेंट है वो तो हर एक की पूरी हो गई है। देन नाउ पीपल आर सीइंग दैट मेरी जो लाइफस्टाइल है, मेरा जो लाइफ है, वो कैसे अच्छा हो, वो कैसे मीनिंगफुल हो। मैं आफ्टर ऑल हेयर लॉस होने की वजह से फिजिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मेंटल और सोशल प्रॉब्लम हो रहा है। और मेरी जो लाइफ है उसमें जो स्पेशली देखते हैं कि यंगर जनरेशन है, उसमें हेयर लॉस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बाल्डनेस का प्रॉब्लम हो रहा है। और उसमें ये चीज़ हो जाती है कि मैं मेरी उम्र से
ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगता हूँ, थोड़ा सा फोटोग्राफी और ये सारी चीज़ें रहती है, या जो ग्रुप में हम रहते हैं वहाँ प्रॉब्लम आता है, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरत है। कोरोना हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डेंगू हो गया, तो हमें ट्रीटमेंट करना इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन हेयर लॉस हो गया, अगर उसमें से साइको सोशल, सेल्फ स्टीम या साइकोलॉजिकल रीजन निकाला, तो बाकी कोई चीज़ नहीं है कि हेयर लॉस की ट्रीटमेंट करना ही चाहिए। जाते जाते कुछ तो ट्रीटमेंट करेंगे और ये एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस मेरा बंद हो जाएगा, ऐसे नहीं है। यस। तो अभी आपने जो दो मेडिसिन बताए, फिनास्टेराइड बोला, मिनॉक्सिडिल बोला, उसके बारे में एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। फिनास्टेराइड एग्जैक्टली क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और सेम मिनॉक्सिडिल के बारे में। फिनास्ट्राइड इज द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट या मेन पिलर है ट्रीटमेंट का एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में, यानी जिसे बाल्डनेस बोलते हैं, मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न, लेकिन मेल में इम्पोर्टेंट। मेल में जो कुछ हेयर लॉस होता है एंड्रोजेनेटिक टाइप में, उसमें धीरे 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 हेयर थिनिंग होता है, उसकी जो एनाजन फेज है, लंबाई बढ़ने वाली है, ग्रोथ फेज है, वो पहले कम हो जाती है। और थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, हेयर के जो स्टेम सेल है, यानी हर एक हेयर पे बल्ज लेवल पे और बल्ब लेवल पे, हेयर के बल्ब लेवल पे स्टेम सेल रहते हैं, जो डेली डिवाइड करने के लिए केराटिनोसाइट्स को या इनको डिवाइड होने के लिए अपनी ऑर्डर देते हैं और सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। तो वो स्टेम सेल का पॉपुलेशन ही, या हेयर के बल्ब के यहाँ के जो डिवाइड होने वाले सेल्स है, बेजल सेल्स है, स्टेम सेल्स है, उसको ही वो हार्मोन निष्क्रिय करता है या मारता है या उनकी ग्रोथ कम करता है। वहाँ का ब्लड सप्लाई कम किया जाता है, वहाँ के जो सिग्नलिंग सिस्टम है रोज हेयर डिवाइड होने के लिए, ग्रो होने के लिए, वो सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ करता है। तो जो कुछ ट्रीटमेंट है उसके यहाँ फिनास्ट्राइड जो यूएसएफडीए अप्रूव्ड ड्रग है, वो एंजाइम को ब्लॉक करता है, डीएचटी को ब्लॉक नहीं करता। टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी तैयार होने वाला जो प्रोसेस है, और टेस्टोस्टेरोन का सबसे स्ट्रॉन्गर जो फॉर्म रहता है वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो वो एंजाइम को ब्लॉक करता है, तो टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होता। बट देन हमने ये भी देखा है कि ये ऐसे एक्ट करता है और इसी वजह से उसका इफेक्ट होता है कि फिर बालों को डीएचटी नहीं मिलता और उसका फिर ग्रोथ नॉर्मलाइज हो जाता है। बट कुछ लोगों में फिनास्ट्राइड देख के भी हमें इफेक्ट नहीं पाता, मतलब हेयर लॉस कंटिन्यू रहता है, सब में वो इफेक्टिव नहीं रहता। उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसका सबसे पहला रीजन है, कुछ लोगों में जो ये एंड्रोजन सेंसिटिव हेयर है, वो हेयर एंड्रोजन की मात्रा कम करके भी स्टॉप नहीं होते, जेनेटिकली ही। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अभी ये ले लिया, ये समझो पौधा है, तो इसमें इसका सीड रहेगा कुछ तो, और इसका सीड के साथ ये जिसमें बाहर आ गया है उसका सॉइल होगा। तो हमारे जो बाल तैयार होते हैं, तो उसमें हमारी स्टेम सेल रहती है। तो हमारा जो सीड है, हमारे पेरेंट्स से या माता जी से, पिताजी से जो जीन आया है, और हमारे ये जो बाल है उनका जो सीड है, उसको जन्म के टाइम पे ही जेनेटिकली उसका लाइफ डिसाइड किया जाता है। उसकी ग्रोथ कितनी होने वाली है, वो कितने साल तक जिंदा रह सकता है, वो ये किया जाता है। और हमारे हेयर जो रहते हैं स्काल्प के ऊपर, ये स्काल्प के टॉप वाले हेयर ही हमारे डिफरेंट टाइप के तैयार होती है, उसकी वारंटी गारंटी, उसकी ग्रोथ, यानी वो कब मरने वाले हैं तो उनका लाइफ ही कम होता है। तो पहले चीज है, मैं ये पौधों का एग्जाम्पल क्यों दे दिया, ये सामने है इसलिए। तो हमारा सीड है, हमारा जो हेयर है, वो हमारे फैमिली और जीन से जो आता है उसका लाइफ ही कम है। और ये जो पौधा तैयार हो रहा है, उसके यहाँ ये सॉइल इज इम्पोर्टेंट।
यानी जिस एरिया में वो बाल आते हैं वहाँ के सॉइल में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो जो प्रॉब्लम होता है वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का इफेक्टिव, ये सारा वहाँ भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी ये पौधा तैयार होना या हमारा जो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तैयार होते हैं, वहाँ सॉइल हो गया, सीड हो गया, वैसे सीजन भी इम्पोर्टेंट है। तो जेनेटिकली ही एनकोडेड आता है कि हमारी हेयर की साइकिल एनाजेन फेज कितनी बड़ी होती है। कुछ लोगों की 2 साल की होती है, कुछ लोगों की 3 होती है, कुछ की 6 इयर्स की होती है, कुछ लोगों की 8 इयर्स की होती है, जिसे हम सुकेशनी बोलते हैं। या जेनेटिकली जिन लोगों के हेयर की ग्रोथ 8-8 साल होती है, तो उनके बाल बहुत अपने घुटनों के नीचे तक आते हैं। तो ये बहुत कम लोग रहते हैं जिनकी एनाजेन फेज 8 साल की होती है, सालों साल की होती है। तो ये तीनों भी फैक्टर इम्पोर्टेंट है, सॉइल, सीड एंड सीजन। और ये जो सीजन रहता है, आपको सीजन का भी मालूम है, कुछ लोगों के बाल विंटर सीजन में ज़्यादा झड़ते हैं, कुछ लोगों के समर में झड़ते हैं, कुछ लोगों के रेनी सीजन में। तो ये ऐसे सारे फैक्टर्स ये भी ये होते हैं, लेकिन जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। हर एक आदमी के या औरत के लाइफ में या ह्यूमन बीइंग के लाइफ में जो कुछ बाल रहते हैं, इनके 30 to 40 साइकिल्स मिनिमम रहते हैं। यानी हमारे हेयर तैयार किए हैं वो 100 साल जिंदा रहने के लिए तैयार है। मे बी बाय द टाइम हम जब स्टार्ट करते हैं तब तक वो ऑलरेडी साइकिल्स कंप्लीट गए हो, या बाकी फैक्टर्स भी है जो फिर भी अफेक्ट कर सकते हैं। या और ये चीज इम्पोर्टेंट है कि ये जो साइकिल है उसका टाइम कम हो गया है, तो उसको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, उसको ब्लड सप्लाई कम किया जाता है अंडर इन्फ्लुएंस। यानी ये ससेप्टेबल हेयर है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट जीन। सो आई थिंक वही मिनॉक्सिडिल का भी रोल आता है, जो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है या बाकी फैक्टर्स में। हाउ डज मिनॉक्सिडिल एक्ट? सो मिनॉक्सिडिल का क्या रोल है एंड हाउ डज इट एक्ट? सो मिनॉक्सिडिल ये बहुत सारे हेयर लॉस में यूजफुल रहता है। फिनास्ट्राइड सारे हेयर लॉस में यूजफुल नहीं होता, वो सिर्फ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में ही यूज करते हैं, और वो भी ज्यादा यूजफुल है मेल पैटर्न बालनेस में। फीमेल में भी वो इतना फिनास्ट्राइड यूजफुल नहीं है। फीमेल में बहुत सारे एंड्रोजन के हिसाब से और बहुत सारे फैक्टर्स है, वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस अलग है, मेल पैटर्न हेयर लॉस अलग है। मेल पैटर्न में फिनास्ट्राइड का रोल, लेकिन टीलोजन का हेयर लॉस हो या इम्यून सिस्टम में डिस्टरबेंस की वजह से एलोपेशिया एरिएटा हो या स्ट्रेस वाला हो, विटामिन डिफिशिएंसी वाला हो, कौन सा भी हो, तो बहुत सारे हेयर लॉस में मिनॉक्सिडिल यूज हो जाता है। तो मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है, तो ये मोटा मोटा अगर ध्यान में ले लिया, तो मिनॉक्सिडिल का जो रोल है वो सबसे पहले वसोडाइलेटेशन करता है। यानी हमारी हेयर की जड़ को, हेयर के रूट को, हेयर के बल्ब को जो कुछ ब्लड सप्लाई आता है, वो ब्लड सप्लाई बढ़ाने का काम मिनॉक्सिडिल पहले करता है। दूसरा काम करता है मिनॉक्सिडिल, हमारा हेयर जो है वो ग्रोथ फेज उसको नहीं रहता या रेस्टिंग फेज में रहता है। तो हर एक रेस्टिंग फेज वाले हेयर को, या हमारे जो हेयर की ग्रोथ फेज कम हो गई है, 3 साल की, 5 साल की ग्रोथ 3 महीना, 2 महीना ऐसे आ गई है, ये 1 साल हो गई है, उसको ग्रोथ फेज में लाने के लिए मदद करता है। और वो जो मदद करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करके हमारी हेयर की जो कुछ डिवाइडेशन सिस्टम होती है उसमें वो स्टिमुलेशन करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, वो पोटेशियम चैनल ओपन करता है हेयर को ग्रोथ फेज में। तो एग्जैक्ट कैसे करता है ये मालूम नहीं, लेकिन ये हाइपोथेसिस है कि इसकी वजह से हेयर ग्रोथ फेज में आता है।
तो वासोडाइलेटेशन, ग्रोथ फेज, वासोडाइलेटेशन हो गया तो वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाएगा, वहाँ न्यूट्रिशन ज़्यादा आ जाएगा और हेयर को स्टिमुलेशन भी। सो फिनास्टाइड देखा हमने कि वो अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट करता है, उसको ब्लॉक करता है, एंड मिनॉक्सिडिल जो है वो वेजोडाइलेशन कॉज करता है और ग्रोथ फेज को वापस स्टिमुलेट करता है। ये दो के सिवा व्हाट आर द अदर मेन ड्रग्स? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, एंड देन प्रोसीजर्स पे हम जाएंगे। सिर्फ बहुत सारे यहाँ दो इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट में। एक तो एंड्रोजन ब्लॉकर चाहिए, तो एंड्रोजन ब्लॉकर में फिनास्ट्राइड हो गया, लेकिन उसका भाई ही है, यानी उसके ही इसमें ड्यूटास्ट्राइड नाम का ड्रग है, वो एविडेंस बेस्ड। जिन लोगों में फिनास्ट्राइड वर्क नहीं हो रहा या उससे इफेक्ट नहीं आ रहा है, उन लोगों में ड्यूटास्टेरॉइड भी देते हैं। या आजकल बहुत सारा ऑनलाइन भी मिलता है, वो सॉपोमेटो है। सॉपोमेटो भी कुछ हद तक, यानी जितना फिनास्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल जितना इफेक्टिव है उतना नहीं, लेकिन उससे कम इफेक्टिव और डिफरेंट वे से वो भी डीएचटी को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके डोसेज ज़्यादा लेने पड़ते हैं, उसके ज़्यादा कोई ट्रायल्स और ये कुछ हुए नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन भी कम है, आ रहा है वो उतने लेवल का आ रहा है कि जैसे फिनास्ट्राइड 1 मिलीग्राम है तो उसमें 1 मिलीग्राम रहेगा, मिनॉक्सिडिल 2% है, 5% है तो वो 2% 5% होगा ही। वैसे वो 100 पॉमेटो में कितना 100 पॉमेटो है, 300 मिलीग्राम है या नहीं है, वो कैसा है, उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, और वो वीक डीएचटी ब्लॉकर है। यानी एग्जाम्पल ले लिया, हमारे घर, एक एनालॉजी मैं बता रहा हूँ, हमारा घर ट्रांसफर करना है, घर का सामान ट्रांसफर करना है, तो हमें ट्रक लगने वाला है, लेकिन ये जो कुछ 100 पॉमेटो है वो 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा जैसा है, उसमें सारा सामान नहीं आ सकता, इतना डिफरेंस है, इतना उसका ये नहीं है। वो छोटे 3 व्हीलर वाले ऑटो में हम पूरा घर का सामान नहीं कर सकते, वो वीक है। यानी जो कुछ ड्रग्स हमें मिलते हैं, जो कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स मिलते हैं कि जो सो कॉल्ड उसको हेयर एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस में मदद करते हैं, वो ऐसे ड्रग्स रहते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? हम बहुत पेशेंट्स को विटामिन्स, मिनरल्स, इनका भी सप्लीमेंटेशन करते हैं, उसकी क्या, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन करते हैं, सो उसकी क्या ज़रूरत होती है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है? आफ्टर ऑल शरीर में सबसे फास्ट ग्रो होने वाली चीज या सबसे ज्यादा लगने न्यूट्रिशन लेने वाली चीज है, वो है हेयर, क्योंकि कंटिन्यूसली नॉर्मल आदमी के सर पे अराउंड 1 लाख हेयर फॉलिकल रहते हैं, तो 1 लाख हेयर डेली 0.3 मिलीमीटर बढ़ते हैं, तो कितना लंबा बढ़ता होगा ये पहले देखो। और वो हेयर प्रोटीन का तैयार होता है, वो हेयर तैयार होने में विटामिन डी लगता है, विटामिन B12 लगता है, कैल्शियम लगता है, ट्रेस एलिमेंट रखते हैं, सेलेनियम लगता है, मैग्नीशियम लगता है, कॉपर लगता है, ये सारी चीजें लगती है, तब ये हेयर तैयार होता है। तो ये सारे विटामिन्स है, उसकी मात्रा शरीर में रहती है, लेकिन अंडर जेनेटिक इन्फ्लुएंस, अंडर हार्मोनल, ऐसे बॉडी में ये तैयार हो जाता है कि बालों को ये सारे विटामिन्स देना, उनकी तरफ वो दे के उसकी ग्रोथ करना, ये बॉडी की प्रायोरिटी नहीं रहती। और ये अगर प्रायोरिटी बॉडी की नहीं रहती तो ये सारा माल मटेरियल जो है वो हार्ट के लिए, लिवर के लिए, मसल के लिए या बाकी के इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए ये दिया जाता है। और बहुत बार हमारे शरीर में जब हम टीलोजन ईफल्वियम की वजह से या एक्सेस हेयर लॉस हो रहा है, उसको जब हम स्टिमुलेट करते हैं, एनाडेन फेज में लाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हमें स्टिमुलेट करने के लिए, उसे हमें डिवाइड होने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना पड़ता है, क्योंकि हमारा रोज का हेयर बढ़ नहीं रहा है,
कोई चीज़ को बढ़ाना है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन देना पड़ता है, विटामिन B12 की लेवल, आयरन की लेवल, विटामिन D की लेवल, ये सारी कैल्शियम की लेवल, ये सारी ऊपर लानी पड़ती है। और दूसरा एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग अभी जो कुछ मैंने बताया कि पैथोफिजियोलॉजी में हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मालूम होने लगी है, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन भी होता है, वहाँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हेयर को ग्रोथ फेज में लाने के लिए या हेयर का ग्रोथ फेज कम करने के लिए, एनाजेन फेज कम करने के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट घटक है कि जो हमारी हेयर की ग्रोथ को हैम्पर करते हैं, तो उनको भी अच्छी तरह से एक्चुअली हम अभी ट्राइकोस्कोपी पे देखे भी तो भी वो माइक्रो इन्फ्लेमेशन दिखता है, हेयर फॉलिकल्स के साइड में डार्क वो होता है। सो उसके लिए आप जो अभी एक्सप्लेन कर रहे हो कि वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जिनको हम कहते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, यस यू आर राइट, वो एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, या कुछ हम डाइटरी चेंजेस बोलते हैं कि कोकोनट खाओ, अच्छी तरह से ये हो जाओ। जैसे हम देखते हैं साउथ इंडिया में या केरल में जेनेटिकली हेयर की ग्रोथ अच्छी और उनके हेयर बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उनका डाइट भी इम्पोर्टेंट है। कोकोनट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग खाने में। लगाने के कोकोनट के ऑयल के बारे में, रोजमेरी ऑयल के बारे में बहुत सारे ये है, लेकिन खाने में कोकोनट कि जो ऑक्सीडेटिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करने में इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही हल्दी जो हमारे डाइट में या हमारे रोज के घर में रहती है, वो हल्दी में जो करक्यूमिन नाम का घटक रहता है, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है। या हम देखते हैं ओनियन जूस, ओनियन खाने से भी वो हेयर को कुछ हद तक स्टिमुलेट, लगाने से नहीं, ओनियन जूस या वो कितना अंदर जाता है, वो कितना पेरीफोलिकुलर और वो कितना ये करेगा। जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का सारा सामान ट्रांसफर करना है तो मैं 3 व्हीलर से उतना ये नहीं कर सकता, लेकिन वो सारी चीजें कर दी तो उससे कुछ ना कुछ तो सपोर्ट होगा। मेरा एक ट्रक में से सामान जाने की जगह मेरे यहाँ एक 4-5 छोटे गाड़ियां हैं, तो वो सामान जल्दी ट्रांसफर करने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए करक्यूमिन है, हल्दी है, कोकोनट है, ओनियन है, सॉ टमेटो है, या बहुत सारे ऐसे घटक है कि जिससे हम खाने में, यानी प्रोटीन तो है ही, प्रोटीन में नॉनवेज इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो नॉनवेज नहीं खा रहे उनको वेज वाला डाइट की कहाँ प्रोटीन ज़्यादा मिलते हैं, ये सारी चीज़ें भी करने में हमें ज़रूरत पड़ती है। इसलिए डाइट, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट। अलॉन्ग विथ मिनॉक्सिडिल, फिनास्ट्राइड, ये अभी जो हमने देखा, ये सब चीज़ें समराइज करती है कि हमें क्या क्या मेडिसिन के हिसाब से, मेडिसिन के डायरेक्शन में और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के डायरेक्शन में, ये हमने इस एपिसोड में देखा है। सो अभी नेक्स्ट एपिसोड में जो हम जाएंगे, डिस्कस करेंगे, वो होंगे प्रोसीजर्स। सो प्रोसीजर्स जो ओवरऑल किए जाते हैं हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उनके क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस है, वो कैसे हेल्प करते हैं, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। Thank you so much for joining us today, and we'll see you in the next episode. Thank you.